सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो कौन कौन से फॉर्मूलास है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी गिवन न्यूमेरिकल्स हैं एंड एमसीक्यूज वगैरह हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है दैट इज इक्वेशन ऑफ वेव, या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। किसी वेव का एक जनरल इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या इसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, क्या यूज़ करना है? प्लस माइनस के एक्स। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है जिसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ वेव कहते हैं, यहाँ पर y जो बेसिकली है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव को डिफाइन करता है। a का मतलब है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों से लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बात करो तो मीटर, एम्पलीट्यूड का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। वहीं x जो है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है जिसका अगेन ऐसा यूनिट क्या बनेगा? मीटर। वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये जो ओमेगा आपको दिख रहा है, ओमेगा जिसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम 2πn लिख सकते हैं, राइट। तो इसके दो फॉर्मूले जो आपको याद होना चाहिए, ओमेगा को हम 2π/t भी लिख सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर एज वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, तो हम ओमेगा को 2πn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला बहुत कॉमन फार्मूला है जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज़ होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पर k है इसका वैल्यू होता है 2π/λ। तो k की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे? 2π/λ। लैम्डा अगेन यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है? वेवलेंथ को। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ओमेगा की जगह पर मैं 2π/t लिखूँ या 2πn लिखूँ और k की जगह पर मैं 2π/λ लिखूँ, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं दैट इज़ y इज इक्वल टू a साइन 2π/nt माइनस x/λ। ठीक है, ये इसके सारे इक्वेशन मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो के थियरी लेक्चर में कराया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसके सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल फॉर्मूला आप याद रखो और ओमेगा की वैल्यू 2πn एंड k की वैल्यू 2π/λ। इनको जैसे आप पुटअप करते जाओगे वैसे आपके फॉर्मूले नए नए बनते जाएंगे। और एक इक्वेशन ये है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है दैट इज़ y इज इक्वल टू a साइन 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जो प्लस माइनस आप देख पा रहे हो कि प्लस कब यूज़ करना है, माइनस कब यूज़ करना है। तो बेसिकली जब हम थियरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वेव हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करती है तो दोनों के बीच में माइनस यूज़ करना है, और जब वेव हमारी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगी तो बीच में प्लस यूज़ करना है, मतलब अपोजिट साइन यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो स्मॉल टी आप देख पा रहे हो, स्मॉल टी डेफिनेट सी बात है ये इंस्टेंट टाइम को डिनोट करता है, और टाइम हो चाहे इंस्टेंट हो चाहे नॉर्मल टाइम हो उसको हम सेकेंड ही उसका यूनिट बनेगा, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेशनरी वेव। सो लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बहुत सिंपल है दैट इज़ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और ओमेगा को आप 2πn लिख सकते हैं। यहाँ पर जो a है बेसिकली वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो चाहे नॉर्मल एम्पलीट्यूड हो उसका अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर ही होगा। रिजल्टेंट फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये पता करते हैं कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक स्टेशनरी वेव बनाता हूँ और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ स्टेशनरी वेव के बारे में। तो नॉर्मली हमें पता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टेशनरी वेव फॉर्म होती हैं, राइट। तो ये कंसिडर करो कि स्टेशनरी वेव है, और ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इन पॉइंट्स को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक नोड हो गया, दूसरा नोड, तीसरा नोड और ये चौथा नोड। और ये जो पॉइंट ऑफ मीडियम जो मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी भी दो नोड और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, वहीं पर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड क्या होता है? λ/4। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये फॉर्मूला थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है हमारा जिसे हम कहते हैं a इज इक्वल टू 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा। तो याद रखना है कि नोड क्या होते हैं? द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विद मिनिमम एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड क्या होते हैं? द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है रिजल्टेड एम्पलीट्यूड दैट इज a इज इक्वल टू 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं और हम बताते हैं कि जो कंडीशन फॉर एंटी नोड है वो होता है +-2a एंड कंडीशन फॉर नोड होता है a इज इक्वल टू 0।
तो इन कंडीशन का हम यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का यहाँ पर क्या मतलब है, तो पाथ डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव के बीच के रास्ते का डिफरेंस, और वहीं फेज डिफरेंस का मतलब होता है दो वेव के बीच के एंगल का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस, तो आप डेल्टा फाई को ऐसे भी जान सकते हो दैट इज φ2 - φ1, और वहीं पर डेल्टा एक्स का भी मतलब क्या होता है, x2 - x1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 6th चैप्टर में भी यूज़ होता है और 7th चैप्टर में भी यूज़ होता है, तो दोनों के लिए आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पर बेसिकली 2 नहीं है, यू कैन जस्ट राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यहाँ पर v का मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड वेव। ओके, और वहीं पर जो n है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और उसके बाद जो लैम्डा है वो क्या है, वेवलेंथ है, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया रिलेटेड टू साउंड वेव के बारे में। और ठीक इसी तरीके से एक फॉर्मूला हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत जनरल फॉर्मूला है जब हम लाइट और साउंड वेव के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के बारे में बात करना है। तो बेसिकली मान लो कि जैसे ये मेरे पास कोई दो रिजिड सपोर्ट हैं, है ना, जैसे आपने गिटार देखा है, गिटार में स्ट्रिंग बंधी हुई होती है और उस स्ट्रिंग को हम टाइटली बांध के रखते हैं, और फिर जब हम इसे प्लग करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें क्या होती है, वेव क्रिएट होती है, राइट। तो इस वेव की जो वेलोसिटी v है इसका फॉर्मूला होता है √T/m। तो T का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, यानी जितना ज़्यादा वायर में टेंशन होगा उतनी ज़्यादा वेव की वेलोसिटी होगी, राइट। और उसी तरीके से v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। यहाँ पर √m का मतलब होता है लीनियर डेंसिटी, स्मॉल m का मतलब क्या है, लीनियर डेंसिटी, या इसी को हम मास पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल m को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M/L, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँ तो इसका यूनिट होता है kg/मीटर। वहीं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। टेंशन एक टाइप का फोर्स है तो उसका यूनिट होगा न्यूटन। तो दो बातें यहाँ पे समझ में आती है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, जितनी ज़्यादा खिंची हुई स्ट्रिंग होगी उतना ज़्यादा उससे उसमें वेव बनेगा। एंड सेकंड, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी, जितना पतला वायर होगा वो उतना अच्छा साउंड बनेगा, राइट। इट्स जस्ट लाइक कि जब हम ड्रम ढोल वगैरह बजाते हैं तो उसमें आप देखते हो कि वो जो पार्ट है उसको खींच के बांधा जाता है ताकि उसमें ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो सके, और तभी आप देखते हो कि उससे बहुत लाउड साउंड सुनाई देता है, और साथ ही साथ में उसकी स्किन को पतला रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अभी फॉर्मूला देखा है, दैट इज n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी चैप्टर के फॉर्मूलाज आप अगर अच्छे से समझना चाहते हो, बेटर अच्छे समझना चाहते हो, तो आप ना उस पर्टिकुलर चैप्टर को एक बार जरूर अच्छे से करो। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि जो मैंने 1 शॉट वीडियो हर एक चैप्टर की प्रोवाइड की है, पहले आप 1 शॉट वीडियो अच्छे से वॉच कर लो, आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा अच्छे से पता होगा। फिर आप ये फॉर्मूलाज जब देखोगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और फिर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसान ही होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें मिलता है दैट इज 1/2L √T/m। यहाँ पर L का जो मतलब है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रिंग की लेंथ को हम स्मॉल l या कैपिटल L से डिनोट कर सकते हैं। T का मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, ओके, और स्मॉल m का मतलब क्या है, लीनियर डेंसिटी होता है, ठीक है। ये जो n है इसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसे हम लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। तो कई सारे इसके नाम हैं। और ये जो नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ऑड एंड इवन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। जैसे कि जब हम इसका थियरी करते हैं तो हमें समझ में आता है फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड में जो हमें हार्मोनिक्स का पैटर्न मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। हार्मोनिक्स का पैटर्न हमें इस तरीके से मिलता है, लाइक फर्स्ट हार्मोनिक में हमें इसका आंसर मिलता है दैट इज़ n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। वहीं सेकेंड हार्मोनिक में जो हमें इसका फॉर्मूला मिलता है दैट इज़
2 टाइम्स ऑफ एन, और थर्ड हार्मोनिक में हमें जो इसका आंसर मिलता है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ एन। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसमें पहले आंसर n मिला, फिर 2n मिला, फिर 3n मिला, तो इसमें ऑड एंड इवन दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। और ये तो आपको पता है कि किसी n के आगे जितना भी इंटीजर लगा होगा वो उतने हार्मोनिक कहलाएगा। तो जैसे ये 2n है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, सेकंड हार्मोनिक। और ओवरटोन की डेफिनेशन क्या कहती है, द हायर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओवरटोन। तो गिवन सेट में जहां से भी हायर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होगी उसे हम पहला ओवरटोन बोलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। वहीं पर N2 का आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3n, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, थर्ड हार्मोनिक बोलूँगा, और ओवरटोन क्या होगा, सेकेंड ओवरटोन। अब इसके आगे आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है, हार्मोनिक फॉर द पीएथ ओवरटोन। क्या दिया है, हार्मोनिक फॉर द पीएथ ओवरटोन। मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे बताओ कि 10th ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी हम किसी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है ये हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। यू विल राइट NP इज इक्वल टू P+1 इंटू एन। ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द pth ओवरटोन। जैसे इसको टेस्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप P की वैल्यू 1 रखोगे इस फॉर्मूले में। जैसे आप P की वैल्यू 1 रखोगे तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2, और आंसर क्या मिलेगा, 2n। तो देखो फर्स्ट ओवरटोन में कितनी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 2n गिवन है, राइट। अगर मान लो कि मैंने बोला कि सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप P की जगह पर क्या रखोगे, 2, तो 2+1 कितना होगा, 3n। तो देखो सेकंड ओवरटोन में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3n। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल तौर के बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप बोलोगे n10 इज इक्वल टू 10+1 मल्टीप्लाइड बाई n, द आंसर इज 11n, ठीक है। जबकि n यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Then our next formula is related to laws of vibrating string. Laws of vibrating string, जैसे कि हम जानते हैं कि there are 3 laws of vibrating string, और ये लॉ को याद रखना बहुत आसान है क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है 1/2L रूट ऑफ T बाई स्मॉल m। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L दिखाई दे रहा है। अगर मैं टेंशन T और लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रख दूँ तो n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। और वहीं पर जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसे हम लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं। तो n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। कंडीशन क्या है, व्हेन टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो किसी एक वेरिएबल को डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रूव करने के लिए बाकी 2 को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इन जनरल यू विल गेट अ फॉर्मूला फॉर कंपैरिजन दैट इज n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2। वहीं पर इसी फॉर्मूलेस में अगर मान लो मैंने लेंथ को और लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो आई कैन राइट दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और कंडीशन अगेन क्या आ जाएगी कि इफ L एंड M आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट इज n1/√T1 इज इक्वल टू n2/√T2, ठीक है। यह फॉर्मूला हमें हेल्प करते हैं ताकि हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके बाद थर्ड अगर आप इसमें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डेंसिटी है अगर m, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, L एंड T विल रिमेन कांस्टेंट, सो विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो देन यू कैन से दैट n1√m1 इज इक्वल टू n2√m2। सो दीज आर बेसिकली द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो अगर आपको लॉ याद होंगे तो आप आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लॉ भी बना सकते हो। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं यहाँ से, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, और एक होता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो इन दोनों में हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए है। तो इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है V/4L। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इस पाइप में एक एंड क्लोज होता है और एक एंड ओपन होता है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला मिलता है वो कितना मिलता है, V/4L। L का मतलब यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, याद रखना है। L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। L का मतलब है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। और अगर हम इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इन अ क्लोज पाइप
at one end only odd harmonics are present। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में ऑड एंड इवन दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ऑड हार्मोनिक्स। बिकॉज इसमें जो हमें पैटर्न मिलता है फ्रीक्वेंसी का, उसमें पहले आंसर n मिलता है, फिर 3n मिलता है, फिर 5n मिलता है, और ये बेसिकली क्या है, ऑड नंबर्स हैं, राइट। अब वही बात करते हैं कि अगर मान लो मुझे किसी पीएथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे बताओ 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो किसी भी नंबर ऑफ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो जस्ट आप उसकी वैल्यू रख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, तो आप पी की वैल्यू 1 रखोगे, तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो आंसर कितना मिलेगा, 3n। तो देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फर्स्ट ओवरटोन और ये सेकेंड ओवरटोन। इसी तरीके से सेकंड ओवरटोन के लिए आप क्या रखोगे, पी की वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 2 4 + 1 5n मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे बताओ 10th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फॉर 10th ओवरटोन यू विल राइट 2 × 10 + 1 × n, यू विल गेट आंसर 21n, ठीक है। और n निकालने का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दैट इज़ V/4L। यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ओवरटोन्स, जिसे हम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वहीं अब अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ हैंड, तो फिर इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ V/2L, क्योंकि इसमें अब क्या होता है, पाइप दोनों एंड से ओपन होता है। जब पाइप दोनों एंड से ओपन होता है तो हम देखते हैं कि एंटी नोड अब दोनों एंड से फॉर्म होंगे, राइट, और नोड बीच में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यानी अब एंटी नोड की वैल्यू ज़्यादा होगी, नोड की वैल्यू कम होगी। लेकिन पाइप क्लोज एट वन एंड में हम ये देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, एंटी नोड होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली थियरी क्वेश्चन का पार्ट है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। अब सेम जैसे हमने देखा था फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि फॉर ओपन पाइप एट बोथ एंड ऑड एंड इवन ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी का पैटर्न मिलता है वो ऐसा मिलता है, पहले n मिलेगा, फिर 2n मिलेगा एंड फिर 3n मिलेगा, मतलब इसमें ऑड एंड इवन दोनों मल्टीपल प्रेजेंट है। तो इसमें पीएथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तो फॉर्मूला फिर सिंपल है, दैट इज NP = P+1, ठीक है। तो याद रखना है कि गिवन सेट में जहाँ से पहली हाईयर फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है वहाँ से पहला ओवरटोन स्टार्ट होता है, और किसी n के आगे जितना नंबर लगा होता है उतने वो हार्मोनिक कहलाता है। तो इसे तो मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलूँगा, इसे बोलूँगा सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, इसे बोलूँगा थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स में एक ही फॉर्मूला है और ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान से देखो। अगर मान लो गिवन वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स मुझे इस तरीके से दिया है कि λ1 इज ग्रेटर देन λ2, देन मुझे बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, n2 - n1 इज इक्वल टू n। तो n का मतलब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मान लो मुझे गिवन है कि λ1 इज लेस देन λ2, अगर λ1 इज लेस देन λ2, देन आई हैव टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज n1 - n2 इज इक्वल टू n। तो जब भी आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि वेवलेंथ कौन सा बड़ा है, बिकॉज यू नो दैट के फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करूँ सो यू विल सी दैट कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो जहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, जहाँ पर वेवलेंथ कम होगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो क्या करना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू n2 - n1। तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर n रखते हो और यहाँ पर n2 की जगह पर आप रखोगे v/λ2 और इसकी जगह पर v/λ1। फिर वही आप यहाँ से v बाहर निकालोगे, दिस विल बी λ2 - 1/λ1। तो इस तरीके से करके फिर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एट लास्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या याद रखना है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a1 + a2 और मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब दोनों यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब मिलता है जब हम देखते हैं कि दोनों वेव सेम फेज में होती हैं, और मिनिमम एम्पलीट्यूड तब मिलता है जब दोनों वेव आउट ऑफ फेज होती हैं बाई π/2 एंगल।
यहाँ पर अगर मान लो मुझे मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो निकालना हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रेशियो पे ही पूछे जाते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे A1 + A2 द होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 द होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में सीखते हैं, बट यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ तो और ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसी फॉर्मूले से रिलेटेड। तो अगर मान लो कि आपको इंटेंसिटी दे के इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो फिर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है Imax अपॉन Imin इज इक्वल टू √I1 + √I2 अपॉन √I1 - √I2 द होल स्क्वायर। तो इंडिविजुअल होल स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो या तो टोटल होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब इंटेंसिटी दे के इंटेंसिटी का रेशियो पूछे, और ये वाला फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब दोनों का एम्पलीट्यूड दे के आपको इंटेंसिटी का रेशियो पूछे। ठीक है। एट लास्ट इसमें एक फॉर्मूला छूट गया है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो उनके सुपर इम्पोज होने की वजह से जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आप याद रखना। The resulted amplitude due to the superposition of two waves, and it is given by the formula A is equal to √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड cos phi। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। These are the overall formulas from this chapter। तो इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो आप ऐसा सीक्वेंस बना लो कि पहले थियरी करना है, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। फिर आप देखना कि आपको काफ़ी हेल्प होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।